जय हिंद। आप अपना समय खुद को तरक्की करने में ही लगाइए। जो आप दूसरों पर टाइम दे रहे हैं ना बाबू सोना में, वो सब टाइम आप खुद को तरक्की में ज़्यादा लगाइएगा, तब ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि कल हो सकता है कि वो आपको लात मार के भाग जाए। हो सकता है कि ये भी कह दे कि तुम्हारे पास में है कुछ नहीं, हम तुम्हारे पास में नहीं रह सकते हैं, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप खुद की तरक्की में अभी ज़्यादा समय लगाइए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। और बाकी तो समझदार आप भी हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप समझदार नहीं है। तो बाकी चलते हैं, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोला गया है कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। अब देखिएगा, क्वेश्चन को हम ऐसे आकर के ऑप्शन को टिक लगा करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होने जाना है। टिक लगाने से क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ फायदा तो होने जाना है नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे जो भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम सभी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया है कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, यानी यूनिट इसके बारे में पूछा गया है कि इसका यूनिट क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमें सिंपल सा इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आपको जानना है कि एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। देखिएगा, तो एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। यानी एक साल में इतना मीटर क्या करेगा, चल लेगा, तो वही एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। यानी इतना मीटर, ये भी मीटर है तो मीटर की क्या है, तो एक तरह से दूरी है। अब इसको किलोमीटर में भी बदल लीजिए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये क्या है भैया, तो ये एक दूरी है, यानी एक प्रकाश जो होती है एक साल में इतना चल लेती है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, तो दूरी कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपको कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्या होता है कि इसका टर्म भी पूछ दिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। किलोमीटर में दे देगा और मीटर में दे करके फंसा देगा, समझ गए। तो एक प्रकाश बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठेंगे कि अच्छा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपको पारसेक होता है, ठीक है। तो आप कहिए कि एक पारसेक बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब आप कहिएगा कि यानी एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो यानी एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना चला था। तो कहिए कि 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो 9.46 है, लगभग 10 के आसपास में है कि नहीं है। तो कहिए कि हाँ है। तो इसको 10 लिख सकते हैं, 9.46 को 10 लिख सकते हैं, गुने 10 के पावर 15 कर सकते हैं। तो कहिए कि हाँ कर सकते हैं। तो 10 के पावर 16 मीटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक पार्सेक बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3.26 गुने 10 के पावर 16। अब क्या हो जाएगा, मीटर। यानी एक पार्सेक बराबर इतना मीटर। समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको टर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये पार्सेक जो है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, कौन सा है, तो पार्सेक आपको मिलेगा। सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो यही है आपका पार्सेक है। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। यानी एक खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी समझते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की अगर बात किया जाए तो उसको खगोलीय दूरी कहते हैं। तो उसका कितना होता है, कितना, 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। तो देखिएगा, इतने टर्म जो है आपको एकदम ओठ पे रहना चाहिए, ओठस्थ, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि ओठ पे, एकदम होठ पे रखिए। कभी भी पूछे एकदम पटाख सुना बता दिया, ठीक है। इसमें सोचना वगैरह कुछ नहीं है, ये सब चीज आपको रटना पड़ेगा, ये सब चीज आपको रटना है, ठीक है। जो हम बोलेंगे उसको एकदम रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज को रटना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज को रट जाइए, फिर आपको वैल्यू वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर तो ये हो गया। बाकी सब इसके आपके सामने ये सब चला चपटिया आपको मिल गया। जो मगनिया चगनिया मिलता है ना कि थोड़ा चटनी भी दे दीजिए वगैरह, ये सब आपने चटनी दे दिया। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग। पलायन वेग समझते हैं क्या होता है, यानी किसी वस्तु को हम उतना वेग से फेंक देंगे ना तो वो वस्तु फिर दोबारा पृथ्वी पर कहियो नहीं आएगा, लौट के ना आएगा ना भैया। अब आपको यहाँ पे स्वागत ना है, आप जाइए। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं स्केप वेलोसिटी, जिसको पलायन वेग बोलते हैं, तो स्केप वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो जैसे मैं यहाँ तो पूछ दिया कि कितना होता है, लेकिन होने आगने वाला एग्जाम में तो ये भी तो पूछ सकता है कि किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो √2g r इसका होता है फार्मूला। यानी स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, यानी प्लान वेग का फार्मूला की अगर बात करते हैं तो क्या होता है,
2Gr। अभी G तो आपको पता ही है, R क्या है, तो ये त्रिज्या है। अब आपसे पता है क्या, जब स्टेटमेंट देगा ना तो स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्लान वेग का जो मान होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्लान वेग का मान वेग पर निर्भर करता है, प्लान वेग का मान G पर निर्भर नहीं करता है। इस तरीके से जब स्टेटमेंट देगा ना तब समझ में आएगा कि अच्छा इसका क्या जरूरी था। जैसे में कुछ लोग 11.2 रट करके एकदम काम खत्म कर देते हैं, ठीक है, बट इससे हो सकता है कि एग्जामिनर चेंज कर ले, हो सकता है कि वो उस दिखाना चाहता है कि अच्छा हम सिखाते हैं, होते रट करके आए हैं ना 11.2 अब हम तुमको बताते हैं। तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि उसके घर वगैरह से लड़ाई वगैरह हो गया है, घरवाली वगैरह से, तो आपको परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि किस किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब वेग की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करते हैं प्लान वेग का मतलब समझा दिया ना कि यानी कोई भी, इसमें आपके पास में ये वस्तु है, इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भेज दीजिएगा ना ऊपर में, तो ये कहीं नहीं लौट करके आएगा पृथ्वी पर, तर गया ऊपर नहीं, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं किसका, ये चंद्रमा का प्लान वेग कितना होता है, तो चंद्रमा पर प्लान वेग की अगर बात करते हैं तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा प्लान वेग किस पर होता है, तो अभी हमने बताया कि जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका प्लान वेग ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कहिए कि पृथ्वी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना जी कि जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा तब प्लान वेग क्या हो जाएगा, तो ज्यादा होगा। तो फिर बृहस्पति का आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बृहस्पति का आपको जो प्लान वेग मिलेगा 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतने सारे टर्म आपके पास कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए, अब तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 11.2 मील दिया है। तो अगर बात करते हैं तो एक मील की अगर बात करते हैं तो एक मील में पता है कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, तो 11 से ज्यादा हो जाएगा, काम खत्म कीजिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर देखते हैं। ओ सॉरी, आगे क्या बोला गया है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा की अगर बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलता देता है, तो रासायनिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में। आसान क्वेश्चन है, ये कौन बदल देता है, तो ये आपका कहिएगा कि ये तो आपका सेल बदल देता है, सेल बदल देता है। बट हमको और भी चर्चा करना है। अगर हम बात करते हैं ये डायनेमो, ठीक है, डायनेमो बोलिए या आपको जनित्र बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही होता है, ठीक है, एक ही जैसा काम करता है। क्या हो गया, तो डायनेमो जो क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो कहिए कि यांत्रिक ऊर्जा को आपको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं किसका, विद्युत मोटर का, ठीक है, विद्युत मोटर की अगर हम बात कर देते हैं तो ये विद्युत मोटर पता है किस कैसे कैसे काम करता है, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को किस में, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। ये जस्ट डायनेमो का उल्टा होता है, समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो प्राथमिक सेल, ठीक है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो सेल ही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर देते हैं, अगले पे चलते हैं। मोटर के बारे में हमने चर्चा कर लिया, जनित्र के बारे में हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि किलोवाट घंटा इकाई है। देखिएगा इसके बारे में हमने कई बार बताया है, बट क्वेश्चन जब आया है तो हम पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देते हैं। देखिएगा बात कर देते हैं अगर किलोवाट घंटा की। देखिएगा सबसे पहले P बराबर क्या होता है, W/T, यानी P क्या है, तो कहिए कि शक्ति है। अब ये शक्ति का बात करते हैं तो शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कार्य बटा समय, ठीक है। तो यही चीज तो यहाँ ऊपर में शॉर्ट में लिखे हैं, यानी P बराबर W/T। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो जूल प्रति सेकंड होगा कि नहीं, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल होगा, यानी शक्ति का मात्रक है। अच्छा, और हम बात कर देते हैं एक और क्या होता है, किलोवाट, एक क्या होता है, वाट, ठीक है। अच्छा, ये एक होता है हॉर्स पावर। ये सभी के सभी जो आप मात्रक देख रहे हैं ये किसका मात्रक है, तो आपका मात्रक हो जाएगा पावर का, ठीक है। किलोवाट हमने लिखा, बट एक चीज हमने और लिखा कि ये किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट हमने घंटा लिखा, तो ये क्या किलोवाट घंटा इसका मात्रक है पावर का। कई बच्चे तो तुम देखेंगे एकदम कहेंगे हाँ भैया यही तो है, एकदम सब कुछ यही लग रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है, ये पावर का मात्रक नहीं है, बल्कि ये किसका मात्रक है, तो ये जो मात्रक है आपको एनर्जी का मात्रक है, ठीक है। तो ये एनर्जी का मात्रक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये एनर्जी का मात्रक है। अब किलोवाट घंटा की जब चर्चा आ गई है तो यानी 1 किलोवाट घंटा की अगर बात कर देते हैं तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो कहिए कि 1000 वाट होता है।
ठीक है, 1000 वाट होता है। अब ये घंटा को किस में बदल देते हैं, मिनट में, मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, ठीक है, सेकंड में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम अभी अगर बात कर देते हैं P बराबर क्या होता है, W/T अभी हमने देखा। कार्य ही होता है, W क्या है, तो कहिए कि ये कार्य है, ठीक है। अब ये तो समय है तो पता है, तो W बराबर क्या कर सकते हैं, PT। इसका मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट अभी हमने बताया, सेकेंड। और वर्ग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। यानी वाट सेकेंड को हम लोग जूल कह सकते हैं, तो कहिएगा कि हाँ भाई कह तो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिएगा अब यही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये इसे गुना कर दीजिए, तो 6 36, के शून्य है, 3 शून्य आई, 2 शून्य हो, 36 के 10 के पावर 5 और वाट सेकेंड। अब यहाँ वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कहिए कि जूल बोल दो ना भाई, इसमें कहने की बात क्या है। अब समझ में आ रहा है। देखिएगा रटिएगा बिल्कुल नहीं, रट करके कहाँ जाइएगा, बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आप भाग ले सकते हैं, रेस नहीं जीत जाइएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा अगर हम 36 में 10 से हम भागा दे देते हैं, 36/10, तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा ना, कि नहीं कि 10 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। अरे 10 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा तो 10 से 10 कटिए नहीं जाएगा, बस वही बात है। तो कर लीजिए, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6। और वाट सेकेंड को क्या कह सकते हैं, तो कहिए ना कि जूल कह दो ना भाई। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यही चीजवा को सब रटते रहता है, तो कितना रटिएगा। अब यही 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, यानी 1 यूनिट होता है, यानी इतना जूल आप खर्चा कर लीजिएगा ना, इतना जूल, तब आपको 1 यूनिट का पैसा सरकार लेती है, बिजली बिल वाले कंपनी आपसे पैसा ले लेती है, ठीक है। चलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा भैया, तो ये वोल्टता नहीं, शक्ति नहीं, धारा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इतना चीज हम बताते हैं इसीलिए ताकि आपको क्वेश्चन से ज्यादा आपको इस चीज पर फोकस कीजिए कि क्वेश्चन कहीं भी घुमा दे आप उसको एकदम हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, यानी अच्छा विशेषता। पहले हम फ्यूज तार की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिएगा फ्यूज अगर तार की हम बात करते हैं तो फ्यूज तार, ये फ्यूज तार किसका किसका बना होता है, ठीक है। अगर हम बना हुआ की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा लगता है चीज, तो कहिए कि शीशा का बना होता है, और किसका बना होता है, तो टीन का बना होता है, ठीक है, शीशा और टीन का बना होता है। तो कभी ये भी पूछा जाता है, शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर देते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो अगर प्रतिरोध की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। कई बच्चे जानते हैं, कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ऊंच नीच में, अभी हम डॉट क्लियर कर देंगे आपको पूरा। अगर गलनांक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका गलनांक क्या होता है, तो कहिए कि गलनांक इसका निम्न होता है। अभी हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। प्रतिरोध का मतलब समझते हैं, एकदम रोक, एकदम ओटा लगा करके बैठे हुए, एकदम समझिए कि ओट, ओट ओट समझते हैं, ओट। जैसे में आप बाइक चला रहे हैं तो लहरिया कट मारते हैं, नहीं तो लहरिया कट मारते हैं तो आपको ओट दे दिया जाता है गली। वैसे तो अभी हाई कोर्ट मना कर दिया है, बट कहीं कहीं आप देखें कि ओट दिया जाता है रोड पे। क्यों दिया जाता है, अरे भैया तुम ज्यादा ऐसे लहरिया कट ना मारो, यानी तेज गति से ना आओ, ठीक है ना, यानी रोकने के लिए दिया गया है ओट। अभी ओट ज्यादा ऊंचा है तो क्या आप ज्यादा तेज जा सकते हैं, तो कहिए कि ना भैया ज्यादा तेज कैसे जाएंगे। यहाँ से भी समझ में नहीं आया, अभी हम बताते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब रोक है। जैसे में अभी हम समझाते हैं क्या इसका अर्थ और हो सकता है ऐसे। जैसे में यहाँ कहने का मतलब कि यह किला है, ठीक है, यहाँ किला है, सीएम का आवास है, ठीक है। अभी सीएम का आवास है, यहाँ पे पहरेदारी जो है, ठीक है, पहरेदारी का काम क्या है, रोकना, ठीक है। यहाँ पे पहरेदारी बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये पहरेदारी पहले 2 गो है, ठीक है, पहले मान लीजिए कि पहले 2 गो पहरेदारी है, मान लीजिए डीएम आवास है, और डीएम आवास के आगे 2 गो क्या है, सिक्योरिटी लगा हुआ है, पहरा दे रहा है। तब यहाँ पे जाना आसान है कि मुश्किल है, तो कहिए कि 2 गो बैठा रहता तो हम डीएम के पास में जाना तो मेरे लिए आसान है। अब यहीं पर आगे ही गेट पर एकदम 100 गो कर दिए, एकदम 100 गो सिक्योरिटी लगा दिए, यानी सुरक्षा गार्ड हम 100 गो लगा दिए, यानी प्रति रोकने वाला तो आपको 100 गो हो गया। तो क्या आपको जाना आसान होगा कि कम होगा, जाना आसान होगा, तो कि ना अब तो जाना मुश्किल हो जाएगा, बस ये इसीलिए। अब यहीं पे फ्यूज में क्या होता है, जैसे में अब ये तार है, अंदर आपके बॉल लगे हुए हैं, जिसमें ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस से इसे जोड़ दिया है, ठीक है, अंदर बॉल है, फिर उसके बाद में टीवी है, कूलर है, पंखा है। अब यहाँ पे जब ऊंच नहीं रखेंगे, कम अगर रखेंगे, मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि हमने रेजिस्टेंस कम रखा तो ये अंदर घुस जाएगा, सबको मार देगा ना जी।
अंदर घुस जाएगा, सबको मार देगा, ठीक है ना, अगर ज्यादा धारा आ गया था। तो इसीलिए इसको उच्च रखते हैं, काहे, ताकि उच्च इसलिए रखते हैं ताकि ये अंदर वाला को बचा सके, अंदर वाला को बचा करके रखे, एक जगह पड़ी से इसको वापस कर दे, ठीक है। और गलनांक निम्न क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही ये गर्म, जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो गर्म होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा, गल जाएगा कि यहीं से अपने गल जाएगा, तो इधर तो तार तो कट गया, यह तो अब लाइन जा नहीं रहा है। तो अब कंफ्यूजन नहीं ना होइएगा कि ऊंच नीच में, तो यस, इसीलिए हमने बताया, इतना एग्जांपल लिया, ठीक है। तो इसका बात क्या होगा कि जो फ्यूज वाले जो तार होते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आपका उच्च देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों हमने बताया वो भी चीज बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन पर चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा सो देखते हैं। देखिएगा ऑप्शन में क्या बोला गया है कि शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। अरे भैया प्रतिरोध तो यहाँ ऊंच है ना जी, देखिए तो प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए ना, शेष वायरिंग की तुलना में प्रतिरोध उच्च, इसको सबसे पहले काटिए। पतला एवं छोटा, अभी इसको रहने देते हैं और पढ़ते हैं। मोटा एवं लंबा, मोटा कहाँ से, मोटा कहाँ से, ठीक है। जब फ्यूज वगैरह लगाते हैं तो क्या मोटा तार लगा देते हैं का, नहीं ना। चलिए खत्म हो गया। ज्यादा गलनांक, निम्न गलनांक ना, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर आपके सामने कौन आ जाएंगे, इसीलिए हमने छोड़ा। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतले तार नाप लगाते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आगे क्या बोला गया कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। अब देखिएगा चीजों को पहले समझते हुए, इसमें दो तरह के इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष, ठीक है। तो हम दोनों चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका टिक लगा दिए जी आगे बढ़ो, कोई फायदा नहीं होने जाना है। जैसे में अगर हम प्राइमरी रेनबो की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी रेनबो की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी रेनबो की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी रेनबो की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे जिसमें क्या होता है कि किसी जल का ये बूंद है, ठीक है। अब जल के बूंद जो है उससे क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती है, ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, सनलाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इसको जानना चाहिए था ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा ये तो विरल है ना जी, अब ये बूंद है, ये नीचे बीच में बूंद है, तो ये तो सघन है, विरल, ये तो विरल है तो ये तो सघन है ना, बूंद है तो पानी तो है तो सघन है ना हवा से। तो अब ये प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ गई, ठीक है, यानी अपवर्तन हो गया। अब अपवर्तन होने के पश्चात में फिर ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ गई, ठीक है, और होने के बाद में ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब देखिएगा ये वाले जो इंद्रधनुष बना ये प्राइमरी इंद्रधनुष है। अब इसमें आप खुद देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश जब हिया से लेकर के हिया पे आती है तो यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, तो क्या अपवर्तन, कहिए कि देखिएगा दूसरे माध्यम में गया है, हल्का सा मुड़ गया है तो अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहिए कि अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तो लाइट गया हिया से, अब इधर आ रहा है, तो कहिए कि परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन, तो कहिए कि देखिए भैया परावर्तन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसी पथ में क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है। देखिएगा इसी में यानी जल में था, जल में न लौट गया है टकरा करके, तो कहिएगा कि हाँ ये तो परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिया से जल से फिर कहाँ आ गया, पानी में आ गया, और देखिए मुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अपवर्तन मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दूसरे माध्यम में चला गया, दूसरे माध्यम में ना चला गया जी, तो दूसरे माध्यम में चला गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है। और ये विलंब से दूर भाग गया, क्यों भाग गया दूर, दूर इसलिए भाग गया क्योंकि ये विरल है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही पूछा जाता है कि प्राइमरी ईंधन उसमें कितने बार परावर्तन और कितने बार अपवर्तन होते हैं, तो देखिए चीजों को रटते हैं कई लड़के, रटना पड़ेगा। आप खुद देखिए एक बार क्या हो रहा है, अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है, एक बार अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और एक बार परावर्तन यहाँ पे हो रहा है, तो कह सकते हैं ना कि दो बार क्या हो रहा है, तो कहिए कि दो बार भैया अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। और भैया क्या हो रहा है, तो एक बार आपको क्या हो रहा है, तो कहिए कि परावर्तन हो रहा है, ये प्राइमरी इंद्रधनुष बन गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की अगर हम बात कर देते हैं तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा अब जैसे में क्या है, ये आपको जल की बूंदे है, ठीक है। अब जब जल की बूंदे है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें आती है, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट यहाँ से ऐसे क्या हो गई, मुड़ गई है, क्यों, क्योंकि ये विरल से फिर सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ चली गई, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर यहाँ आती है, और फिर यहाँ से अब देखिएगा फिर विरल सघन से फिर कहाँ जा रही है, विरल में आ रही है, तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भागेगी तो इधर चलाएगी, ठीक है। तो अब खुद बताइएगा कि यहाँ पे परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आई, अब फिर इधर मुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तन हुआ कि अपवर्तन, तो भैया कि आपको दिमाग खराब है का, यहाँ पे अपवर्तन न हो रहा है, परावर्तन क्या, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन, तो कहिए कि यहाँ पे तो परावर्तन न हो रहा है,
तो यहाँ पे परावर्तन हो रहा है तो यहाँ पे परावर्तन लिख देते हैं। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से फिर इधर गया, वही माध्यम में है, प्रकाश की किरणें इधर हो गई, तो अब इधर हो गया तो कहिए कि यहाँ पे भी तो परावर्तन ही ना हो गया ना, तो यहाँ भी परावर्तन हो गया। अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, सी हम पॉइंट नाम दे दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन के वर्तन करके दिमाग खराब हो रहा है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, तो सेकेंडरी रेनबो में आपको दो बार क्या देखने को मिल रहा है, तो दो बार आपको अपवर्तन देखने को मिल रहा है, और कितना बार, दो बार आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो कहिए कि दो बार आपको परावर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, तो सेकेंडरी रेनबो भी तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगर हम बात कर देते हैं कि इसमें रंग कैसे कैसे बनते हैं, तो बस अब VIBGYOR और आपको याद है, VIBGYOR, यानी ऊपर में, यानी सबसे बाहरी आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, आपको रेड है, यानी सबसे ऊपर में आपको रेड दिखाई पड़ेगा, और ये सबसे नीचे में आपको वायलेट यानी बैंगनी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर वही पूछ जाए कि बीच वाला रंग कौन है, तो आपको ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा ऑप्शन पर। क्या बोला गया है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। देखिएगा भैया, हम दोनों इंद्रधनुष की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो बात नहीं किया, तो दोनों इंद्रधनुष में देखिएगा, इसमें भी अपवर्तन हो रहा है और इसमें भी परावर्तन हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें भी अपवर्तन हो रहा है, इसमें भी परावर्तन हो रहा है, बात सही कह रहा है। अभी हम अभी और ऑप्शन पर देखते हैं, तो ये तो सही कर रहा है, लेकिन ऑप्शन पर और देखते हैं। पानी की बूंदों से सूरज के प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे काम खत्म। पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य प्रकाश का प्रसार, सब लपेट ले है। पानी की बूंदों का आयनन, समझ में आ गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। कौन दिक्कत है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। अब देखिएगा, कम तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मतलब हमने ऐसे बताया था, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, यानी सबसे लंबा डेग जो मालेगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो हमने कई बार बताया है, फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बोला गया कि सबसे विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा हमने एक बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात कर देते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग की अगर बात कर देते हैं तो कौन कौन से है, तो देखिएगा कौन कौन से है हम बताते हैं। RMI VUXY, ये आर आपका क्या है, तो कहिए कि रेडियो वेव है, ठीक है। एम है माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड है, अवरक्त किरण, अपरक्त किरण हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बात करते हैं RMIV, ठीक है, ये विजुअल, विजुअल यानी दृश्य किरणें, ठीक है, दृश्य किरणें। ये अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी, ठीक है, परावैंगनी हो जाएगा। और ये एक्स रे, ये गामा रे, ठीक है, तो ये गामा रे है। अब देखिएगा हम ऊपर की ओर अगर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, यानी लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और नीचे की ओर जब आएंगे, तो नीचे की ओर आएंगे तो इसका क्या घटेगा, तो कहिएगा कि तरंगदैर्घ्य घटेगा, लेकिन आवृत्ति जो होगा, आवृत्ति आवृत्ति वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नीचे की ओर आने पर आवृत्ति उसका क्या होता है, बढ़ता है। यानी आप कह सकते हैं एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट से पूछ सकता है कि जो तरंगदैर्घ्य जो है ये आवृत्ति का उल्टा है कि नहीं, तो ये कि हाँ भाई उल्टा तो है, क्योंकि ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमको तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, और जैसे ही नीचे हम आएंगे तो आवृत्ति बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लैम्डा जो है, तरंगदैर्घ्य जो है, आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। चलिए तो अब यहाँ पे चलिए ऑप्शन पर चल देते हैं। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, तो कौन सा सबसे कम तरंगदैर्घ्य है। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, कहाँ पे बोला गया है, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे यहाँ पे है, कम तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, इस सब की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य है। लेकिन हम ऑप्शन पर देखते हैं, गामा रे उसके नीचे है, तो गामा रे उसके नीचे है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक है। इसके तुलना में एक्स रे की तुलना में गामा रे का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक है। और भी हम चर्चा कर लेते हैं, ये बीटा किरणें, ये बीटा किरणें की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये बीटा किरणें कौन सी, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, तो कहिए कि ये नेगेटिव होता है। ये अल्फा किरणें की अगर हम बात कर देते हैं, तो अल्फा किरणें क्या होता है, तो कहिए कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। कौन दिक्कत है, तो कहिए कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या बोला गया है कि
अगला क्वेश्चन पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल यानी सबसे कमजोर बल की बात किया जाता है, तो सबसे कमजोर बल कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्यों, क्योंकि देखिएगा इसको गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अनंत अनंत है, तो सबसे कमजोर होगा। अगर नाभिक बल की अगर हम बात कर देते हैं तो नाभिक बल, ये नाभिक बल सबसे मजबूत बल है। ठीक है, ये नाभिक बल कहाँ पे, जैसे में कोई भी आप क्रिस्टल वगैरह आप ले रहे हैं, पदार्थ ले रहे हैं, कोई मैटर ले रहे हैं, तो उसमें आपको रहता है, क्योंकि इसके बीच में जो दूरी होती है सबसे कम होती है, तो इसलिए इसको ये जो पकड़ता है कस करके पकड़ता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, विद्युत बल, ई चुंबकीय बल, नाभिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिए हुए है तो गुरुत्वीय बल लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे क्या बोला गया है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। अभी हमने चर्चा किया कि विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है, तो कहिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, तो ऑप्शन पर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा थोड़ी नहीं बदल देती है, क्योंकि देखिएगा विद्युत मोटर होता है तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर जब लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा कोई चीज चलने लगता है। ठीक है, कोई चीज चलने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा भी दिया गया है, तापीय ऊर्जा दिया गया है, तो तापीय ऊर्जा तो होगा नहीं, उष्ण ऊर्जा वो भी नहीं होगा। अब देखिएगा स्थिति जो गति दिया गया है, तो आप ये जानते हैं ना कि यांत्रिक बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा तो दिया नहीं है, तो अब आपको कौन लगाइएगा, स्थिति ऊर्जा लगाइएगा, तो कहिए कि देखिएगा स्थिति ऊर्जा क्यों नहीं लगाएंगे, इससे नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मोटर से जो हम दिए हैं तो उसका काम क्या है, तो जिसमें आप पंखा ही चला रहे हैं। ठीक है, जब पंखा चला रहे हैं तो ऊर्जा वो आप उसको दिए हैं, तो ऊर्जा दिए हैं तो वो किस में बदलेगा, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो आप क्या कहिएगा कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे यांत्रिक ऊर्जा रहता है तो, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा तो ऑप्शन नहीं दिया, खेल गया है, तो खेल गया तो क्या कीजिएगा, इसीलिए हम कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। ठीक है, रटवाते नहीं है। अगर मान लें कि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो कोई बच्चे पहले ही ऑप्शन देख करके बात ये हो सकता है कि मार्बो नहीं करते, क्योंकि वो तो यांत्रिक ऊर्जा खोजते ही रह जाते दिन भर। ठीक है ना, पूरा पार हो गया एग्जाम, अरे भाई वो क्वेश्चन गलती दे दिया था यार, अब एक फिर वो पागल है, अब क्वेश्चन खरीद लगा, कहा कि हमको अब नोबेल प्राइज दो, कहा भैया कि हमने गलती खोज दिया, तुमने गलती नहीं खोजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज क्या बोला गया है। आगे क्या बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। देखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात कर देते हैं तो जैसे में ये होता है कौन, तो ये चुंबक हमने लिया, ये नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे जैसे में अभी कुंडली लगा दिया, अभी कुंडली को जब घुमाते थे, ठीक है, कौन, ये फैराडे, तो फैराडे घुमाते थे तो आप देखे थे कि क्या करंट पैदा हुआ था। ठीक है, तो यानी उसी को क्या बोलते थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसको खोज करने वाले कौन थे, तो माइकल फैराडे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कहे कि एम्पियर होता है। ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ये वोल्ट जो मात्रक होता है विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ओम किसका मात्रक होता है, तो ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, और फैराडे तो किसका मात्रक होता है, अभी तो हमने चर्चा किया फैराडे क्या थे, ये फैराडे जो मात्रक होता है ये धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए सॉरी, तो यहीं तक रखते हैं, फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिएगा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो थोड़ा शेयर वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। ठीक है, तो अभी इच्छा होगा तो, और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, कुछ सीखने को मिला है नहीं मिला है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आप पढ़िए भाई, बस और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद का ख्याल रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़िए, बस और कुछ उपाय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।